लिया हम कल 9:45 पे मिल रहे हैं। और आज की क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की क्लास फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें मैथ्स ज्यादा होगी। और अगली 2-3 क्लास मैं बहुत धीरे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वो प्योर मैथ्स होगा और मुझे पता आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। इसलिए केमिस्ट्री की क्लास आपको कम लगेगी, मैथ्स की क्लास आपको ज्यादा लगेगी। तो हम अभी तक कल वाली क्लास से इतना देख चुके थे कि कार्नोट साइकिल में एक कार्नोट साइकिल हमने ड्रॉ किया था, और यहां हमने ए पॉइंट से सिस्टम को बी पॉइंट तक गैस को एक्सपैंड कराया था एट टेम्परेचर कांस्टेंट विद आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। फिर बी से सी तक गैस को एक्सपैंड करवाया था एडियाबेटिकली रिवर्सिबली, और यहां तक गैस आते आते ठंडी हो गई थी। बी पॉइंट पर टेम्परेचर T1 था, ए पॉइंट पर टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। लेकिन ए और बी पॉइंट पर सिस्टम का टेम्परेचर T1 था। बी से सी में गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड हुई थी, और सी पॉइंट पे जाके गैस का प्रेशर लेट्स से P3 था, वॉल्यूम V3 था, लेकिन टेम्परेचर T2 हो गया था। और सी से डी में जब गैस आइसोथर्मल कंप्रेस हो रही थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो सी से डी में जाते वक्त टेम्परेचर सेम रहेगा T2, लेकिन यहां पर प्रेशर इट शुड बी लाइक दिस। प्रेशर इज P4, वॉल्यूम इज V4। तो कल हम जिस कार्नोट साइकिल को पढ़ रहे थे, आज हम उस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी देखने वाले हैं। और एफिशिएंसी में हमने ये देखना था कि किसी सिस्टम ने अगर ए से बी स्टेप में गैस ने एक्सपैंड किया और बी से सी तक एक्सपेंशन करवाया, सी से डी तक एक्सपेंशन कराया, क्यू से ए तक, डी से ए तक एक्सपेंशन कराया, तो हाउ मच एनर्जी absorbed as heat has been converted into work in the overall cyclic process. So cyclic process की efficiency हम कैसे define करते हैं? Net work done by the system का mod divided by how much heat is absorbed. तो किसी साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम ने अगर 100 जूल की हीट एब्जॉर्ब की, और उस 100 जूल की हीट में से अगर उसने 40 जूल हीट को वर्क में तब्दील कर दिया, तो जो नेट एनर्जी वर्क की फॉर्म में सिस्टम ने बनाई 40 आउट ऑफ 100, दैट विल बी कॉल्ड एज 40% एफिशिएंसी। यदि किसी सिस्टम को मैंने 50 जूल हीट सप्लाई की, यानी कि सिस्टम ने 50 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और उस 50 जूल एनर्जी में से 10 जूल हीट को ही वो वर्क में कन्वर्ट कर पाया, तो 10 जूल का जो वर्क बनेगा डिवाइडेड बाय 50, दैट विल बी 20% एफिशिएंसी। पर ये ध्यान रखो बच्चों
यहां पे ये नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक, क्योंकि इंजन का काम है साइक्लिकली परफॉर्म करना। अब हम इसको कैलकुलेट करने लगे। अब अगर हम इस फर्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप फर्स्ट, तो इट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और जब कभी गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है, आइसोथर्मल होने के कारण गैस के लिए नो चेंज इन टेम्परेचर है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी में ए से बी तक गैस को एक्सपैंड कराते वक्त गैस की इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आएगा। और मैं लिखूंगा कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दिस इज Q इन द AB स्टेप एंड वर्क इन द AB स्टेप, this is 0 and Q in the AB step is minus of work in the AB step। यानी कि गैस को एक्सपैंड करते वक्त गैस ने कितना काम किया होगा, गैस ने एक्सपैंड करते वक्त कितना काम किया, दैट वर्क की कैलकुलेशन आप कुछ इस तरह से करते थे। दिस वर्क इन द फर्स्ट स्टेप इज माइनस nRT log into natural log of फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। आप ये फॉर्मूला वर्क का यूज करते थे जब प्रोसेस आइसोथर्मल होती थी, लेकिन इसमें टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर ए से बी तक थ्रू आउट टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर ऑफ गैस इज T1 और फाइनल वॉल्यूम एट बी पॉइंट इज V2 and initial volume at A point is V1, so this value is minus nR T1 ln V2 by V1। आप ये अच्छे से देख सकते हो बच्चों, वॉल्यूम V2 V1 से बड़ा है ना, V2 वॉल्यूम V1 से बड़ा है, एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन में वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ये रेशो 1 से बड़ी हो गई, तो लॉग नंबर पॉजिटिव आ गया और बाहर माइनस साइन लगा है, तो नेट वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। फिर से समझ लो, वॉल्यूम V1 से V2 बड़ा, तो V2 नंबर बड़ा है, V1 छोटा है, तो ये रेशो 1 से बड़ी है, और अगर किसी नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका लॉग नंबर पॉजिटिव आएगा, बाहर माइनस साइन है, तो नेट वर्क इज नेगेटिव। इन द फर्स्ट स्टेप वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। इसका मतलब इतनी वर्क सिस्टम ने किया तो इतनी हीट एब्सॉर्ब की, क्योंकि Q पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द फर्स्ट स्टेप, लेट इट बी QAB, मैं इसको नाम दे रहा हूं Q1, दिस इज इक्वल टू nRT1 ln V2 by V1। यानी कि जितनी हीट सिस्टम ने एब्सॉर्ब की उतना वर्क कर दिया, तभी तो डेल्टा ई 0 हुआ। फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? जितना वर्क सिस्टम ने किया उतनी ही हीट सिस्टम ने एब्सॉर्ब की सराउंडिंग से। तो सिस्टम ने सपोज इस स्टेप में, इस स्टेप को करते वक्त Q1 हीट एब्सॉर्ब की, सिस्टम ने Q1 हीट एब्सॉर्ब की, तो A से B स्टेप ने सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की, कितनी? Q1 हीट, और उस Q1 हीट को एब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्क में। नाउ इन स्टेप 2 it is adiabatic process, adiabatic reversible expansion। gas has expanded from B to C, तो delta E from B to C is Q from B to C plus work from B to C। बच्चों Q कितना काउंट करूं सेकंड स्टेप में? B से C में प्रोसेस एडियाबेटिक है यार, Q कितना काउंट करूं? Q will be 0,
और डेल्टा ई इज वर्क, और क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो ये वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, तो डेल्टा ई भी नेगेटिव है। डेल्टा ई इज रिटन एज एन सीवीएम डेल्टा टी। अगर आपको याद हो पार्ट 1 थर्मोडायनामिक्स में, तो ये देखो अगर वर्क नेगेटिव होगा एक्सपेंशन का तो डेल्टा ई भी नेगेटिव है। इसका मतलब डेल्टा टी फॉर द गैस इज नेगेटिव। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर T2 लेस देन T1 है ना। बी से सी में चेक करो, गैस ठंडी हो रही है एक्सपेंड करते वक्त, यार गैस ठंडी हो रही है ना। तो बी से सी में जब गैस एक्सपैंड करेगी उसके लिए डेल्टा टी नंबर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1। दिस इज वर्क फ्रॉम बी टू सी। बी से सी का वर्क हमें मिल गया क्योंकि एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, पर बी से सी स्टेप में गैस ने जितना वर्क किया ये नेगेटिव वर्क है, क्योंकि T2 इज लेस देन T1 और गैस एक्सपैंड होते वक्त ठंडी हुई है। स्टेप 1 और स्टेप 2 सब क्लियर होपफुली। क्योंकि स्टेप 2 में अगर किसी को डाउट है तो इसका मतलब उसने रिवीजन नहीं की। सिंपल कि डेल्टा ई अगर वर्क है और वर्क नेगेटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेल्टा ई नेगेटिव होगा। मोल्स और मोलर हीट कैपेसिटी तो नेगेटिव नहीं है, डेल्टा टी नेगेटिव है, मतलब गैस ठंडी हो रही है और T1 से T2 में टेम्परेचर घटेगा। तो यहां पर Q जीरो है लेकिन वर्क और डेल्टा ई नॉन जीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी गैस एक्सपैंड करती है तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे एक्सपैंड करती है, इसलिए कोई ढक्कन ही सोचेगा कि Q जीरो है तो वर्क क्यों हुआ। इसका मतलब उसने एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब समझा ही नहीं कभी। यानी कि वो ये सिस्टम जब भी गैस एक्सपैंड करेगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज करते हुए वर्क करेगा। जब वो वर्क करेगा अपनी एनर्जी लूज करेगा, इंटरनल एनर्जी घटाएगा, यानी कि उसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब अगर मैं स्टेप 3 में चलूं, स्टेप 3 in step 3 process is reversible isothermal expansion, a compression from C to D। क्योंकि प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल है, प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा E इज Q प्लस W फ्रॉम C टू D। डेल्टा इज अगेन 0 एंड Q फ्रॉम C टू D माइनस इज वर्क फ्रॉम C टू D। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्क पॉजिटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, और गैस जब कंप्रेस हो रही है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, हीट विल बी नेगेटिव यानी कि हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। एंड वर्क कैसे निकालते, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, तो ये बन जाएगा माइनस एन आर। और इस स्टेप में सी से डी में टेम्परेचर थ्रू आउट T2 रहा, T2 से T2 आइसोथर्मल प्रोसेस, T2 ln
final volume at D point is V4, initial volume at C point is V3. अब यहां पे ये बताओ V4 V3 से छोटा है या बड़ा है? ये V4 है, ये V3 है। V4 से V3, V4 की वैल्यू V3 से छोटी है, तो ये देखो ये रेशो लेस देन 1 है, और अगर ये रेशो लेस देन 1 है तो ये लॉग नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेट वर्क पॉजिटिव, ओवरऑल वर्क पॉजिटिव। और अगर वर्क पॉजिटिव तो क्यू नेगेटिव, तो मैं कह दूंगा हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज हाउ मच? सेम, वर्क के बराबर। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज minus nRT2 ln V4 by V3। अब मैंने माइनस साइन हटा दिया, बताओ ठीक किया ना? क्योंकि V4 V3 से छोटा है, और अगर V4 छोटा है V3 बड़ा है, तो ये लॉग टर्म 1 से छोटी होने के कारण ओवरऑल टर्म नेगेटिव आएगी, ओवरऑल ये हीट लॉस्ट नेगेटिव होगा। तो आप जितना सी से डी स्टेप का वर्क देख रहे हो, ये वर्क पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये जो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है दैट इज nRT2 ln V4 by V3, ये नंबर नेगेटिव है, तो ये हीट लॉस्ट हुई है, लेट इट बी Q2। तो जितनी हीट रिजेक्ट की सिस्टम ने, हीट लॉस्ट इज Q2 और हीट एब्सॉर्ब्ड इज Q1। तो क्या आपको यह समझ में आया? ए से बी स्टेप में गैस ने हीट से सराउंडिंग से एब्सॉर्ब की थी, और सी से डी में जाते वक्त उस हीट का, Q1 हीट का कुछ हिस्सा वो लूज कर रहा है Q2 सराउंडिंग को। और अब डी से जब वो ए में वापस गया इन द स्टेप 4, प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्यू फिर से क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में फिर से क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा E from D to A is Q from D to A plus work from D to A, Q is 0। इसलिए अब की बार डेल्टा E में जब आप लिखोगे NCVM डेल्टा T, तो आप यहां पे डेल्टा T की वैल्यू क्या पुट करोगे? व्हाट विल बी डेल्टा T की वैल्यू? D से A में जा रहे हो बच्चे, आप D से A में जा रहे हो, तो आप डेल्टा T की वैल्यू क्या पुट करोगे? गैस का टेम्परेचर डी पॉइंट पे कितना है? T2, लेकिन ए पॉइंट पे कितना है बच्चे? T1। तो माय लविंग ऑडियंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन जाएगा? T1 माइनस T2। और T1 और T2 में कौन सा टेम्परेचर बढ़ा था? T1 से T2 में टेम्परेचर घटा था, तो T2 से T1 में टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? जब गैस कंप्रेस करती है, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव का मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव, यानी कि गैस अपनी पुरानी स्टेट में आ गई जब टेम्परेचर T2 से वापस T1 हो गया, तो गैस गर्म हो गई थी कंप्रेस करते वक्त। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क इज पॉजिटिव, T1 minus T2 is positive, so gas has undergone increase in its temperature from T2 to T1। तो आपको ये चारों स्टेप्स के
हर स्टेप का Q, हर स्टेप का W मिल गया ना बच्चे। तो अब आप अपनी कॉपी में ये देखो, अगर कोई कह दे फाइंड टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ऑल द 4 स्टेप्स, तो अगर कोई हमसे ये कहे टोटल वर्क डन बताओ इन ऑल द 4 स्टेप्स, total work done in all steps will be W in the first step, W in the second step, W in the third step, W in the fourth step. यही करोगे W, तो यहां पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, माइनस एन आर टी वन एल एन V2 by V1, W of AB, W of BC, NCVN T2 minus T1, W of CD minus NR T2 ln V4 by V3 plus NCVN T1 minus T2. चेक करो मैंने लिखने में कहीं साइन मिस्टेक तो नहीं की कोई, ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में देख देख के ध्यान से देखो, ये जो नेटवर्क जो मैंने लिखा क्या ये सही लिखा, कहीं साइन मिस्टेक कोई कर दी हो, आप अच्छे से देख लो। क्या ये वाला वर्क ए टू बी का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे ये बताओ, इसका साइन क्या है, ए टू बी का सॉल्व करके ये चेक करो, V2 V1 से बड़ा है, V4 V3 से छोटा है, ए टू बी का वर्क नेगेटिव है, और बी से सी का वर्क अगेन नेगेटिव है, क्योंकि T2 छोटा है T1 बड़ा है, V4 छोटा है V3 बड़ा है, तो ये पूरा वर्क पॉजिटिव है, ये पूरा, और ये वर्क फिर से पॉजिटिव है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर, बिल्कुल ठीक है। सी से डी में यही रहेगा, वर्क ये लिखा हुआ है माइनस एन आर टी टू एल एन बी फोर बाई बी थ्री, यही है वर्क, यही नंबर यहां लिखा है, तो ये तो गलत है ही नहीं। तो अब देखो कौन सी टर्म कट जाएगी, सो बी टू सी इट इज नेगेटिव वर्क, डी टू ए इट इज पॉजिटिव वर्क, विच वर्क विल गेट कैंसल्ड इट आउट, which work will get cancelled out, definitely this will get cancelled out, right? एक स्टूडेंट है डी नाम का, वो बार बार बोल रहा है साउंड कम है, साउंड कम है, तो क्या मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूं या मैं इग्नोर कर दूं हिम, ओके आवाज बिल्कुल ठीक है ना, तो डी check it from your side beta. Okay, now this network is minus nrt1 ln v2 by v1 plus minus nrt2 ln v4 by v3. This is our net work done in the cycle. अब बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या करने लगा हूं, क्योंकि ये सारी मैथ्स चलेगी, आज आपकी क्लास केमिस्ट्री की नहीं है, आज ये मान के चलो आने वाली 4 क्लासेस फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी होंगी वो सब की सब मैथ्स की होंगी, और मैथ्स आपको भारी लगता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर है,
अगर आप बिल्कुल सही से समझते गए हर स्टेप को, तो क्लास के खत्म होने तक आपके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल सी होगी, अरे वाह ये था। पर अगर आप समझ गए तो अब अगर मैं आपको याद दिला दूं, ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस आप ऐसे लिखते थे, T into V raised to power gamma minus 1 is constant। ये सिर्फ एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करते थे, है ना? याद है एडियाबेटिक प्रोसेसेस में रिवर्सिबल स्टेप्स के लिए ये इक्वेशन हमने एडियाबेटिक के पार्ट में पढ़ी थी, लेकिन ये वैलिड सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए होती है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में भूल के भी नहीं लगानी। ये क्या बताता है? इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर, इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर, फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि B से C तक, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो B मेरा इनिशियल पॉइंट है, C मेरा फाइनल पॉइंट है। तो B पॉइंट का टेम्परेचर विच इज T1, B पॉइंट का वॉल्यूम विच इज V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, C पॉइंट का टेम्परेचर T2, C पॉइंट का टेम्परेचर T2, C पॉइंट का वॉल्यूम V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। And same I can apply from D to A in reversible adiabatic। तो D पॉइंट का टेम्परेचर, D पॉइंट का टेम्परेचर T2, D पॉइंट का वॉल्यूम V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज A पॉइंट का टेम्परेचर T1, A पॉइंट का वॉल्यूम V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। बताओ मानते हो कि नहीं? जो लिखा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए B टू C और A टू D के लिए लिखा। क्या मैं इसे रीअरेंज करके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज T2 V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। इसे इधर इधर लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। लेट इट बी दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने जस्ट इंटरचेंज करके लिख दिया। नाउ इफ वी डिवाइड 1 by 2, what you will get? What you will get if you divide this by this by this? T1 से T1 कैंसल, T2 से T2 कैंसल, तो आप लिखोगे V2 by V1 raised to power gamma minus 1 is V3 by V4 raised to power gamma minus 1. V2 by V1 raised to power gamma minus 1 is V3 by V4 raised to power gamma minus 1. अब गामा माइनस 1 तो कांस्टेंट नंबर होता है गैस के लिए, गामा तो कांस्टेंट है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं V2 by V1 is equal to V3 by V4। This implies, क्योंकि गामा माइनस 1 पावर तो दोनों में सेम है, तो अगर मैं सीधा बोल दूं V2 by V1 is V3 by V4, that should not astonish you, that's very expected, right? T2 by T1, sorry, V2 by V1 is V3 by V4। I am going to put this in this equation। अब मैं V3 by V4 की वैल्यू यहां पुट करने लगा, नेटवर्क में ये वैल्यू पुट करने लगा। तो आप अपनी कॉपी में एक बार ये स्टेप लिख लो, V4 by V3 की जगह पे
V4/V3 की जगह पे V1/V2 लिख लोगे आप, तो है ना। तो अब मैं इस वर्क को, नेटवर्क को रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं? नेटवर्क इज -nRT1ln V2/V1, ये स्टेप में लिखा था, -nRT2ln V4/V3। तो अब मैं V4/V3 की वैल्यू V1/V2 करके पुट करने लगा हूं यहां पे। बताओ भाई, जिंदा हो? इतनी मैथ समझ आ गई यहां तक की? शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे आगे देखते हैं, ऑल द बेस्ट। अब मैं अगर इसे ऐसा लिख दूं तो रोओगे तो नहीं? ये देखो मैं क्या करने लगा, इसे लगा दूंगा प्लस और इसे इंटरचेंज कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो जैसे मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो ये साइन बदल जाएगा। रोने लग गए? नहीं समझ आया लॉग कि आया? गुड, वेरी गुड। सिर्फ प्रशांत बता रहा है, सालिक अजीम बता रहा है। ये समझ आ गया ना यहाँ पे कि जैसे लॉग में आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन बदल जाएगा। गुड गुड, वेरी गुड। तो अब मैं ये लिख सकता हूं, this network is -nr log V2/V1 into T1 minus T2। मैं ये nr log V2/V1 को कॉमन निकाल दिया और T1 minus T2 लिख दिया। मुझे अब ये बताओ, ये जो नेटवर्क आया इसका साइन बता सकते हो आप? साइन, T1 टेम्परेचर बड़ा है T2 से, T1 टेम्परेचर T2 से बड़ा है, ये ओवरऑल पूरा साइन क्या आएगा? यहां से देखो, V1 छोटा है, V2 बड़ा है, V2 बड़ा है, V1 छोटा है, T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो ये पूरी टर्म का साइन। मुझे तो यार नेगेटिव दिख रहा है, पर कुछ बच्चों को पॉजिटिव दिख रहा है, बड़ी हैरानी हुई। ये तो नेगेटिव है क्लियरली, क्योंकि T1 टेम्परेचर बड़ा है, T2 छोटा है, गैस ठंडी हुई थी ना यहां तक, तो T1 हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो तो पॉजिटिव साइन आएगा। V2 बड़ा है, V1 छोटा है, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई थी V1 से V2 तक, तो वॉल्यूम बड़ा है, V2, V1 छोटा है, तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर माइनस है, तो ओवरऑल नेट वर्क इज नेगेटिव। अगर बच्चों जब नेटवर्क नेगेटिव आए तो मैं इसको क्या बोलूं? ओवरऑल एक्सपेंशन या कंप्रेशन? ओवरऑल एक्सपेंशन का वर्क या कंप्रेशन का वर्क? तो नेटवर्क डन बाय द गैस लिखूं या नेटवर्क डन ऑन द गैस है? तो आप ये तो मान गए ना, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस हुआ है, क्योंकि नेटवर्क नेगेटिव आया, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब ओवरऑल गैस को ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक लाने के लिए सिस्टम ने ओवरऑल वर्क किया, गैस ने ओवरऑल वर्क हमें करके दिया। सो ओवरऑल नेटवर्क इज नेगेटिव, सो वर्क डन बाय द गैस इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू nRln V2/V1 होगा इंटू T1 minus T2 होगा।
अगर मैं इसका साइन इग्नोर करके सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताऊं, राइट? याद करो कल वाली क्लास में जब मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व से दिखाया था कि कौन सा एरिया बड़ा आया है, कंप्रेशन का एरिया छोटा था, ये कंप्रेशन वाले एरिया छोटे थे, एक्सपेंशन का एरिया ओवरऑल बड़ा आया था, कल याद है किया था? तो वो बस मैंने एरिया अंडर द कर्व से बताया था, पर आज मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया कि नेटवर्क नेगेटिव है, ओवरऑल वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव हुआ। पर बच्चों प्लीज ध्यान से देखो, गैस को ओवरऑल अपने पुरानी स्टेट तक लाने के लिए पहले सिस्टम ने Q1 हीट एब्जॉर्ब की, फिर Q2 हीट लूज की, और तब इतना वर्क किया। तो डेफिनेटली जो हीट एब्जॉर्ब की Q1 की वैल्यू खोलो जल्दी से, फर्स्ट स्टेप में Q1 की वैल्यू खोलो, Q1 की वैल्यू खोलो अपनी कॉपी में, फर्स्ट स्टेप में चेक करो Q1 की वैल्यू nRT1 ln V2 by V1 थी। चेक करो अपनी कॉपी में, फर्स्ट स्टेप का Q था। अब मुझे ये बताओ क्या Q1 का वैल्यू नेटवर्क के बराबर है? जितनी हीट एब्जॉर्ब की Q1, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या सिस्टम ने Q1 हीट जो एब्जॉर्ब की उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया? क्या इतनी हीट लेके सिस्टम ने क्या पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया? नहीं। इसका मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब की सिस्टम ने सराउंडिंग से जितनी हीट ली, इतनी हीट ली, उसका कुछ हिस्सा उसने लूज भी किया है, उसका कुछ हिस्सा उसने लूज भी किया है। इसका मतलब पूरी मशीन 100% वर्क Q1 को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। मान लेते कि मान लेते कि मैं गलत बोल रहा हूं, मान लेते कि मैं गलत बोल रहा हूं। अब आ जाओ एफिशिएंसी के फॉर्मूला में। एफिशिएंसी के फॉर्मूला में आपने क्या लिखा था? नेट वर्क बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब जितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, Q1 हीट एब्जॉर्ब की, उस Q1 का कितना अमाउंट उसने वर्क में कन्वर्ट किया। नेट वर्क इज दिस नंबर NR ln V2 by V1 टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइड बाय जितनी हीट एब्जॉर्ब की nRT1 ln V2 by V1। तो मैं यहां पे nr कैंसिल कर दूंगा, ln V2 by V1 कैंसिल, तो ये बन गया T1 minus T2 by T1 which is 1 minus T2 by T1 is efficiency। अब बताओ यहां से एफिशिएंसी 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये लेस देन 1 होगी ना। तो बताओ एफिशिएंसी 1 से जब छोटी आ रही है लाइक 0.8, 0.9, 0.7, तो पूरे साइकिल की एफिशिएंसी, पूरे साइकिल की एफिशिएंसी 1 से छोटी आने का मतलब क्या है? कि ऐसा साइकिल भी आपको 100% हीट Q1 को जो उसने एब्जॉर्ब की, पूरा Q1 को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ उसने हीट लूज जरूर की, कुछ ना कुछ उसने हीट जरूर लूज की है। बट अब ये बताओ इफ एफिशिएंसी कैनॉट बी इक्वल टू 1, but if we want to make efficiency 100%, तो एफिशिएंसी को 1 बनाने के लिए एफिशिएंसी का सिंबल इज ईटा, ईटा इज एफिशिएंसी। तो आप T2 by T1 वैल्यू को 0 कर दो, T2 by T1 को 0 कर दो तो एफिशिएंसी 1 आएगी। पर बेटे
T2 बाई T1 को जीरो करने के दो तरीके हैं, या तो T2 जीरो कर दो या T1 इंफिनिटी कर दो, या फिर T2 जीरो और T1 इंफिनिटी दोनों कर दो। यही ना, T2 को जीरो कर दो या T1 को इंफिनिटी कर दो या T2 बाई T1 के रेशो को जीरो बना दो। अगर मैं आपको कल वाली क्लास में याद लेके वापस ले जाऊं तो आपको शायद याद होगा, मैंने साइकिल जो कल इंजन का डायग्राम बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो इंजन की जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो हम लोग यहां पे क्या कह रहे थे? एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, उससे Q1 हीट हमारे इंजन ने, जो कि हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम जो कि साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, Q1 हीट एब्सॉर्ब की, उसका कुछ हिस्सा उसने वर्क बनाया, रिमेनिंग Q2 हीट उसने किसी कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर दी जिसका टेम्परेचर T2 है, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है, जिसको ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। यही था इंजन। अगर मुझे इस एफिशिएंसी को जीरो बनाना है तो मुझे T2 कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को 0 केल्विन लेना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? 0 केल्विन पे अगर आपने कोल्ड बॉडी को लेके गए, इंजन फ्रीज नहीं कर जाएगा, इंजन तो जम जाएगा, गैस ही नहीं बचेगी, सॉलिड बन जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सोचो कोल्ड बॉडी को 0 केल्विन पे ले जाओ। थ्योरेटिकली पॉसिबल पर प्रैक्टिकली नहीं। अगर हॉट बॉडी का टेम्परेचर इंफिनिटी करना है, T1 इंफिनिटी करना है, हाउ इट्स पॉसिबल? सन का टेम्परेचर भी नहीं होता इंफिनिटी। तो क्या एफिशिएंसी 100% बन सकती है? क्या एफिशिएंसी 100% बन सकती है? नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। If you make hot body very hot, cold body ultimately cold, only then, if the large difference in temperature will be there, only then efficiency can be increased. यहां से देखो, efficiency T1 minus T2 के प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी कि हॉट और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आप एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे। इसका मतलब हॉट बॉडी शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड बॉडी शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कोल्ड। इनका टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप किसी तरीके से इनफाइनाइट डिफरेंस ले जाओ तभी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो पाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब प्रैक्टिकली टू मेक T2 approaching to 0 Kelvin and T1 approaching to infinite Kelvin, to get efficiency close to 1 is practically impossible. So no engine can convert Q1 heat absorbed into completely convert Q1 completely into work. It's all for ideal gas, yes. पर यार मेरा ना एक डाउट आ रहा है,
मेरा ना एक डाउट आ रहा है आपसे, पता नहीं आप जवाब दे पाओगे या नहीं। मुझे डाउट ये आ रहा है बच्चों, अगर आपका फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो आपने ये लिखा था अपने फर्स्ट स्टेप में, Q1 जो हीट एब्जॉर्ब की साइकिल है सिस्टम ने, वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दी nRT1 ln V2 by V1। आपने पूरा का पूरा Q1 वर्क में कन्वर्ट कर तो दिया, 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। गैस ने जब ए से बी पॉइंट तक गई, पूरी की पूरी हीट को उसने वर्क बना दिया, तो एफिशिएंसी 100% होगी। फिर ये क्यों कह रहे हैं, सोचो। फर्स्ट स्टेप में ए से बी तक पूरे का पूरा हीट एब्जॉर्ब वर्क में तो कन्वर्ट हो गया, एफिशिएंसी तो 100% आनी चाहिए। वेरी गुड, यू आर स्मार्ट गाइस। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप सही आंसर दोगे, पर प्रोसेसर साइक्लिक थोड़े ना हुआ। आप तो बस एक स्टेप करा के मशीन से काम ले रहे हो, इसका मतलब मशीन बेचारी टेम्परेरी है। हमें तो पूरी प्रोसेस का वर्क चाहिए, सिस्टम को पुरानी स्टेट में वापस भी तो लाना है। सिस्टम तो अपनी पुरानी स्टेट तक पहुंचेगा ही नहीं, साइक्लिक प्रोसेस ही नहीं हुई, फिर तो वो इंजन ही नहीं है। इंजन की डेफिनेशन ही यही है, इट हैज टू परफॉर्म साइक्लिकली। यू कैनॉट डिसाइड बेस्ड ऑन द ओनली वन स्टेप, कि बस फर्स्ट स्टेप में पूरी की पूरी हीट आई, वर्क बन गई, लो जी काम खत्म। इतना आसान होता तो कार्नोट ने इतना दिमाग क्यों लगाया, राइट? पर हमने इतना सब क्यों किया? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट अब छिपा है। नाउ यू आर गोइंग टू रीच एट क्लाइमेक्स। पर उसके लिए मुझे आपके सामने कुछ पॉइंट्स दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स दोबारा लिख लेता हूं। Q1 heat absorbed is minus W1 which is nRT1 ln V2 by V1। और थर्ड स्टेप में, इन द थर्ड स्टेप, minus Q2 heat rejected is work which is nRT ln V4 by V3 minus, in the third step, from A to B, that is from C to D। और जो नेट वर्क है, without any mod, this is minus nR ln V2 by V1 times T1 minus T2। now net heat, अब वो लिख लेते हैं एक बार। नेट हीट which is heat absorbed plus heat lost। अब ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत बहुत ध्यान से प्लीज, क्योंकि यहां पे जाके आज सुबह जब JA1 को पढ़ाया, बेचारे बहुत कंफ्यूज हो गए। उसमें कुछ गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं एक चीज को बहुत बार रिपीट कर रहा था, बेचारे कंफ्यूज हो गए। मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, बहुत कम रिपीट करूंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपने लाइन टू लाइन ध्यान से सुनिए। देखो, अगर फर्स्ट स्टेप में अपने साइकिल को सामने रख लो, एक बार वो पेज खोल लो जहां साइकिल था।
साइकिल ने फर्स्ट स्टेप में गैस ने हीट एब्जॉर्ब की थी, तो Q1 पॉजिटिव नंबर। और जो थर्ड स्टेप था ना, खोलो अपने नोट्स में देखो, उसमें गैस ने हीट रिजेक्ट की है, और Q1 हीट अगर एब्सॉर्ब की, Q2 हीट अगर रिजेक्ट की, तो नेट हीट को मैं लिख रहा हूं Q1 प्लस Q2, पर वैल्यू डालते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा, हीट एब्सॉर्ब अगर 10 हुई तो हीट लॉस -5 हुई, मतलब साइन के साथ लिखूंगा। यानी कि अगर उसने 10 जूल हीट एब्सॉर्ब किया और 5 जूल हीट लूज की, तो नेट हीट होगी 10 - 5। लिखा मैंने प्लस है, पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो साइन के साथ, तो मैं अब पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसे लिखने वाला हूं, दिस कैन बी रिटन एज Q1 10, अगर माइनस साइन लगाना है यहां पे तो फिर सिर्फ मॉड पुट करना है Q2 का -5। अगर हीट लॉस 5 जूल का हुआ है ना, तो अगर यहां प्लस लिखना है तो फिर Q2 को वैसे का वैसा विद साइन लिखो। और अगर आपकी मर्जी है कि सर मुझे ऐसे कंफ्यूजन होती है, मैं माइनस लिख के मॉड लगा लूंगा 5, तो मैं कहूंगा ये भी ठीक है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही इतनी मैथ आज की डेरिवेशन में टफेस्ट पार्ट है, कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि 10 जूल की हीट एब्सॉर्ब हुई और 5 जूल की हीट रिजेक्ट की थर्ड स्टेप में, तो हीट रिजेक्टेड को मैं विद साइन अगर लिखूंगा तो यहां प्लस लिखूंगा। और अगर आप यहां प्लस नहीं लिखना चाहते, माइनस का मॉड लगाना चाहते हो, तो फिर यहां मॉड Q2 लिखना, जस्ट हीट का मैग्नीट्यूड। अगर आपको यह समझ आ गया तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं। Q1 जो हीट एब्सॉर्ब हुई थी वो हुई थी nRT1 ln V2 by V1, नेट हीट एब्सॉर्ब, प्लस प्लस नेट हीट जो लॉस हुई है, लॉस्ट वाली, तो मैं वो लिख रहा हूं nRT2 ln V4 by V3। ये देखो, ये Q2 की वैल्यू मैंने लिख दी, पर एक्चुअल में अगर V4 V3 से छोटा है ना, तो ये टर्म नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली ये टर्म नेगेटिव है। मैंने इसका माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया, Q2 की ये वैल्यू पुट कर दी, और V4 क्योंकि V3 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली यहां नेगेटिव नंबर है, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव। समझ आया यहां तक? तो मैंने जो Q1 हीट एब्सॉर्ब हुई थी nRT1 ln V2 by V1, हीट एब्सॉर्ब V2 बड़ा है V1 से, तो ये टर्म पॉजिटिव है। और nRT2 ln V4 by V3 लिख दिया, V4 नंबर V3 से छोटा है तो ये लॉग वाली टर्म नेगेटिव है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेट हीट एब्सॉर्ब्ड इज दिस, एंड net heat divided by heat absorbed, which is Q1, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं nRT1 ln V2 by V1, यही वैल्यू nRT1 ln V2 by V1, यही वैल्यू। तो अब मुझे बताओ V4 by V3 किसके बराबर था? अपने नोट्स में देखो, V4 by V3 की वैल्यू, V4 by V3 की वैल्यू V1 by V2 के बराबर थी या नहीं? है ना? V4 by V3 V1 by V2 था, तो मैं ये पुट करने लगा हूं, तो ये बन गया nRT1 ln V2 by V1 प्लस nRT2 ln V1 by V2 डिवाइड बाय nRT1 ln V2 by V1। समझ आ गया ना यहां तक? क्योंकि ये टफेस्ट पार्ट था इस पूरी डेरिवेशन का। हमने जो लिखा था, हमने लिखा था V2 by V1 is V3 by V4, हमने ये लिखा था अपने बॉक्स में।
अब लेकिन मुझे V4/V3 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने V1/V2 लिख दी। तो अब मैं इस नंबर को अगर यहां माइनस के साथ लिख दूं, माइनस, और V1/V2 को उल्टा कर दूं, तो आपको कोई डाउट तो नहीं आएगा, है ना? अगर मैं ये इंटरचेंज कर दूं और यहां माइनस साइन लगा दूं, तो अब मैं ये चीज चेक करो, क्या ये नंबर T1 माइनस T2/T1 ही है? और क्या ये नंबर एफिशिएंसी है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया था, एफिशिएंसी T1 माइनस T2/T1? तो आपने तो टफेस्ट चीज बड़ी आसानी से सीख ली, बहुत आसानी से सीख ली, अगर सच में सीख ली। तो अब मैं आपके सामने अगर ऐसा लिख दूं, तो आपको हैरानी तो नहीं होगी? क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं, दिस वॉज नेट हीट बाय Q1 which is heat absorbed, and this is nothing but efficiency. So efficiency is equal to Q1 plus Q2 by Q1, which is T1 minus T2/T1. ये रहा Q1, Q1, ये रहा Q2, Q1 plus Q2 by Q1 is efficiency. Right? Q1 plus Q2 by Q1, this number, heat absorbed plus heat lost divided by heat absorbed. This number was efficiency. Right? बच्चों ये ध्यान रखना, Q2 की वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, ये Q2 की वैल्यू नेगेटिव है एक्चुअल में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस मॉड Q2 बाय Q1 इज T1 माइनस T2/T1। यानी कि मैं अगर इसको लिख रहा हूं ना, 10 जूल हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट लॉस्ट माइनस 5, तो फिर मैं यहां पे सिंपल लिख रहा हूं 10 माइनस 5, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको ये फर्क समझ आ गया तो जिंदाबाद। वेरी गुड, अगर समझ आ गया एक्सट्रीमली हैप्पी। अब देखो, अब मैं इस मैथ्स को कैसे करने लगूं, ध्यान से देखना। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 माइनस Q2/Q1 इज 1 माइनस T2/T1। अगर मैं Q1 से Q1 डिवाइड कर दूं, T1 से T1 डिवाइड कर दूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अब अगर मैं यहां पर 1 से 1 कैंसिल कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, माइनस Q2/T2 इज माइनस Q1/T1। मैंने क्या किया, ये नंबर ले गया नीचे और ये नंबर ले गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। ठीक है? राइट? राघव चिंता क्यों कर रहा है, वी हैव टू लर्न दिस। कितना ढक्कन है, मैथ्स चल रही है और टेंशन पड़ेगी तेरे को अभी से। सुन तो ले पूरा। मैंने माइनस कैंसिल नहीं किया कहीं, मैंने कहीं भी माइनस कैंसिल किया, जानबूझ के नहीं किया, अभी पता लग जाएगा। माइनस नहीं कैंसिल कर रहा अभी, ना भी कैंसिल करूं क्या, ये नंबर डिनोमिनेटर में इसे इधर ले गया, ऊपर वाले को नीचे ले गया, कुछ गलत थोड़े ना उसमें, मैथ्स को ऐसे अलाउ करते ही। तो अब मैं अगर इस नंबर को इस साइड ले आऊं, तो मैं ये लिख सकता हूं Q1/T1 माइनस Q2/T2 इक्वल टू 0। राइट?
हम बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे आने वाले हैं। जिस पर्पस के लिए इतनी मेहनत की वो अभी आपके सामने राज का खुलासा होने वाला है। पर मैं आपको आगे बताने से पहले पुराना स्टेप रिवाइज कराना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को फील फैक्टर लानी है आपने। अभी आप अगले 10 मिनट में कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ सुनोगे, सिर्फ सुनोगे। कार्नोट साइकिल में दोबारा बनाने लगा हूं, आपने ड्रॉ नहीं करना। This is volume V1, this is pressure P1, this is at point A, this is B expansion, pressure घट गया P2, volume V2, this is C point, B से C, pressure P3, volume V3 और D point पे वॉल्यूम V4, प्रेशर V4 और एरो की डायरेक्शन आपके ध्यान में हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहां गैस का टेम्परेचर T1 था, यहां भी T1 था और B से C में गैस ठंडी हुई थी T2, यहां भी T2 और D से A में जाके टेम्परेचर T1 हो गया था। और हमने ये देखा था A से B में सिस्टम ने T1 टेम्परेचर पर Q1 हीट एब्सॉर्ब की थी और C से D में T2 टेम्परेचर पर Q2 हीट रिजेक्ट की थी। सिस्टम ने Q1 हीट एब्सॉर्ब की, सिस्टम में आई और Q2 हीट रिजेक्ट हुई। अब बच्चों सिर्फ सुनना और मजा लेना। ये क्या बता रहा है स्टेप? T1 टेम्परेचर पे जितनी हीट एब्सॉर्ब की Q1 हीट एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, माइनस, माइनस का मतलब हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट विच इज Q2 at T2 टेम्परेचर, दिस सम इज 0। इसको मैं अब ऐसे लिखने लगा हूं, हीट एब्सॉर्ब्ड divided by the temperature at which heat is absorbed plus heat lost divided by the temperature at which heat is lost is 0। अगर सिस्टम ने T1 टेम्परेचर पे हीट T1 टेम्परेचर पे कुछ हीट एब्सॉर्ब की प्लस जितने T2 टेम्परेचर पे जितनी हीट इसने लूज की, तो यहां ऑब्वियसली मैंने प्लस लिखा है पर हीट लॉस में आप वैल्यू तो नेगेटिव साइन के साथ डालोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने एक कार्नोट साइकिल के लिए किया, एक कार्नोट साइकिल के लिए किया। मान लेते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये पूरे कार्नोट साइकिल को, एक पूरे बड़े कार्नोट साइकिल को मैं इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकिल देख लूं। अगर मैंने इस पूरे कार्नोट साइकिल को एज्यूम कर लूं इट्स सम ऑफ मेनी स्मॉल नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल, तो अगर मैं एक कार्नोट साइकिल ले लूं, सिर्फ एक, तो इस कार्नोट साइकिल में जितना यहां हीट सिस्टम एब्सॉर्ब करेगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जितना हीट इस स्टेप में लूज करेगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, तो क्या मैं इस स्मॉल कार्नोट साइकिल के लिए इस क्यू नंबर को लिख दूंगा dq हीट एब्सॉर्ब्ड, dq heat absorbed divided by temperature
प्लस dq heat lost divided by temperature, and this sum is 0 for one Carnot cycle and for every Carnot cycle, total पूरे बड़े Carnot cycle के लिए इंटीग्रेशन इज 0। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। इस छोटे कार्नोट साइकिल के लिए अगर Q हीट एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच हीट एब्सॉर्ब, Q हीट dQ हीट लॉस्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच इट इज लॉस्ट, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो दिस इज 0। ये स्टेप समझ आया? T डिफरेंट है, यहां का T डिफरेंट है, लेट्स से T1 डैश T2 डैश, टेम्परेचर अलग अलग है यहां का। तो अब मैं इस नंबर को, ये प्लस साइन को भी जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो ऐड करना होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो ऐड करना होता है। तो मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dq by t is 0 over the cycle। यानी कि ये काम हर साइकिल के लिए करो, हर साइकिल के लिए, और करते करते पूरे बड़े साइकिल तक आ जाओ। और जब मैं dq by t for each cycle, dq by t for each cycle करता जाऊंगा ऐसे, तो ये बड़े साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर विल बी 0। जहां का हर स्टेप रिवर्सिबल था तो टैग लगा दिया dq रिवर्सिबल, राइट। तो ये जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ सम नंबर की ना मैंने, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ सम नंबर, अब ध्यान से समझना, किसी फंक्शन को साइकिल में पूरा कंप्लीट कर लाओ और उस नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा तो कोई स्टेट फंक्शन ही कर सकता है। किसी स्टेट फंक्शन के लिए ही तो साइक्लिक पाथ में टोटल वैल्यू 0 होती है, पाथ फंक्शन के लिए थोड़े ना 0 होती है। एंड दिस नंबर whose cyclic integration was 0, whose cyclic integration was 0, this is a state function, and you have guessed right, this was called as entropy function। This was called as entropy function। You got, this is the climax, कि जिस फंक्शन की वैल्यू साइक्लिक इंटीग्रेशन करने पे, पूरे क्लोज लूप में करने पे 0 आ गई, इसका मतलब उसको पूरा घुमा के वापस सिस्टम को पुरानी स्टेट में लाओ। अगर किसी नंबर ने, किसी फंक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं आया, इट मींस दैट इज अ स्टेट फंक्शन। So the point of discussion is this basically was Carnot real advantage for us, कि Carnot ने पहली बार एंट्रोपी फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करें मैथमेटिकली, उसका तरीका बताया। उसने ये बताया कि सिस्टम ने किसी प्रोसेस के लिए अगर कभी एंट्रोपी फंक्शन डिफाइन करना है तो वो ये नंबर है, दिस इज एंट्रोपी फंक्शन। और क्योंकि साइक्लिक पाथ में उसके लिए वैल्यू 0 आएगी, चेंज इन द स्टेट फंक्शन 0 आएगी, देन दैट फंक्शन विल बी 0, दैट फंक्शन विल बी स्टेट फंक्शन। अभी भी यहां पे कंफ्यूजन है बच्चों को, मैं वो दोबारा क्लियर करने लगा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहले जस्ट मुझे इतना बता दो, जिस को समझ आया जिस को समझ आया, गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो अब मैं एक छोटा सा पॉइंट दोबारा क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि उसमें ना कई बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, मैं भी अपने टाइम फंसा था। ध्यान से सुनना,
मैं कहीं सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, बस लिखने की चिंता ना करना, क्योंकि जब तक तुम्हारे माइंड तक चीजें नहीं पहुंचेगी मुझे भी नहीं मजा आने वाला। और यही कारण है कि बहुत धीरे पढ़ाता हूं, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ती है। यहां का क्यू और यहां का क्यू अलग है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यहां का क्यू और यहां का क्यू सेम है। नो, जब आपने ये किया था ना बच्चों, Q1 हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1 माइनस Q2 हीट लॉस्ट एट टेम्परेचर T2, दिस नंबर इज 0। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस पूरे साइकिल को, एक बड़े कार्नोट साइकिल को छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में डिवाइड कर दिया, तो ये जो नंबर है ना, इस स्टेप का Q, लेट्स से DQ डैश हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T1, और इस स्टेप में हीट लॉस्ट DQ डबल डैश हीट लॉस्ट एट टेम्परेचर T2। ये जो टोटल इसका करोगे, टोटल यानी कि DQ डैश बाय T1 प्लस हीट रिजेक्टेड है ना, हीट रिजेक्टेड को लिखूंगा माइनस DQ डबल डैश बाय T2, दिस इज फॉर वन साइकिल। इसी तरह सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, ये सम फॉर फर्स्ट साइकिल, फॉर सेकेंड साइकिल, फॉर थर्ड साइकिल, फॉर फोर्थ साइकिल, फॉर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये पूरा साइकिल अगर कंप्लीट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको 0 मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां का क्यू और यहां का क्यू कैंसल आउट हो गए, नो, आई एम सेइंग जितना हीट एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय उस स्टेप का टेम्परेचर, प्लस जितना हीट लूज किया डिवाइडेड बाय उस स्टेप का टेम्परेचर। अगर मैं एक साइकिल के लिए ऐसा कर रहा हूं तो यहाँ का DQ डैश हीट एब्जॉर्ब हुआ T1 टेम्परेचर पे और DQ डबल डैश हुआ रिजेक्ट, तो DQ डबल डैश बाय T2। पर मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप वैल्यू साइन के साथ डालोगे। ये स्टेप अगर आप हर साइकिल के लिए करते जाओगे और इंटीग्रेट कर दोगे, नेट ये सम ये बड़े साइकिल के लिए आएगा, और नेट बड़े साइकिल के लिए ये टर्म आपने पहले से देख ली कि ये 0 है। इसलिए मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ DQ बाय T इज 0 ओवर द साइक्लिक स्टेप, क्योंकि जब मैं यहां प्लस लगा रहा हूं, प्लस, तो उसमें मैं ये नंबर इंक्लूड कर चुका हूं। इस पूरे को मैं एक DQ बाय T बोल रहा हूं कि फॉर द वन साइकिल ऐसा करो, फॉर सेकेंड साइकिल ऐसा करो, फॉर थर्ड साइकिल ऐसा करो। ऐसे करते करते अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट टर्म विल बी 0। यू गॉट? आई हैव नॉट कैंसल्ड, आई हैव नॉट सेड कि मैंने ये नंबर माइनस कर दिया और इसे बराबर करके 0 बोल दिया, नो। मैंने इस पूरे नंबर की वैल्यू एक ऐसे रख दी, ठीक है। और साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब कि आपने ये पूरे साइकिल के लिए किया है, क्लोज्ड लूप में किया है। मैं इंटीग्रेशन पे जब ये साइकिल का साइन लगाता हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन, यानी कि आपने ये पूरा क्लोज्ड साइकिल के लिए इंटीग्रेशन किया है। और इस रिजल्ट से हमें पता लगा कि ये जो DQ बाय T जब रिवर्सिबली करवाते हो, दिस नंबर इज ए स्टेट फंक्शन। अब बच्चों मैं कंफर्म हूं कुछ बच्चों को यहां पे भी डाउट आता है, सर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज 0 और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट 0। सर आप इसे भी प्रूव करके दिखाओ पहले तो। मैं कहूंगा ये तो बहुत आसान है, ये आपने कई बार प्रूव किया है, बहुत बार प्रूव किया है। अभी बता देता हूं। याद है हमने कैसे न्यूमेरिकल किए थे? पीवी ग्राफ में क्लोज लूप, कभी वर्क क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कभी वर्क निकालने वाले? याद आया? याद आया? मुझे ये बताओ, क्या हम इसमें जब साइक्लिक प्रोसेस करते हैं
ए से बी घूम के वापिस ए पे आ गए, ए से बी घूम के वापिस बी से ए घूम के वापिस आ गए, क्या वर्क जीरो होता था? क्योंकि घूम के आना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क जीरो, यही आता ना। विराज यू कैन लीव द क्लास, मैंने ना तुझे पकड़ के रखा। ए से बी तक घुमा के एक्सपेंड किया, फिर बी से ए तक कंप्रेस किया, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और वर्क जीरो हो गया? ऐसा बोल दूं? नो। क्यों? क्योंकि मैंने यहां वाई और एक्स एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना लिखा है। क्या मैंने वाई और एक्स एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट लिखा? नहीं ना। तो मुझे कोई ये बोलो, यहां का जो वर्क आएगा, ये वर्क पूरे क्लोज लूप में एरिया अंडर द कर्व आता था ना, और ये जो एरिया अंडर द कर्व, ये टोटल वर्क आता था। ऑब्वियसली सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इज वर्क, और साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क आप पीडीवी का इंटीग्रेशन ही तो करते हो साइक्लिक पाथ में, फिर भी बोलते हो कि ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, ये नॉन जीरो है। तो बताओ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पाथ फंक्शन इज जीरो? नो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट जीरो, बिकॉज यहां का जो टोटल वर्क आएगा विच इज पीडीवी का इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन, दैट विल बी टोटल एरिया अंडर द कर्व पाई आर स्क्वायर। वर्क इज नॉट गोइंग टू बी जीरो माय डियर स्टूडेंट्स। So cyclic integration of path function is not zero, but internal energy change E, enthalpy H, उसको घूम के पुराने स्टेट तक लाने में वो स्टेट फंक्शन होते थे। इसलिए cyclic integration of a state function can only be zero, but cyclic integration of path function cannot be zero. तो यहां पर अगर कोई कह दे कि आपने अगर पूरे नंबर पे साइक्लिक इंटीग्रेशन इस टर्म की जीरो कर दी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वेरिएबल, ये फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है, ये वेरिएबल एक स्टेट फंक्शन है, और इस स्टेट फंक्शन का नाम रखा गया एंट्रोपी फंक्शन। पर यहां पर एक कंडीशन हो गई, कंडीशन कि भाई दिस हैज टू बी रिवर्सिबल, this must be reversible, this cannot be irreversible, right? अगर कोई कहते ना, अगर ये इंटीग्रेशन आपने साइक्लिक करवाई और डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी कराया, मैंने क्यों कराया? क्योंकि मैं आपको एंट्रोपी फंक्शन पे ले जाना चाह रहा था। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएंगे 3-4, सर इसको एंट्रोपी फंक्शन क्यों बोला? मैं कहूंगा यार ये क्या बात है, ये तो झंडा क्वेश्चन है। कोई ये कह दे कि इसका नाम एंट्रोपी फंक्शन क्यों रखा, तो फिर मैं बोलूंगा इसका नाम एंथैल्पी फंक्शन क्यों रखा, इसका नाम इंटरनल एनर्जी क्यों रखा? ये कोई क्वेश्चन है? राइट? सो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन कि यार इसका नाम एंट्रोपी फंक्शन क्यों रखा। रखा तो रखा। आप ये कहो कि इसका एंट्रोपी का जो फिजिकल मीनिंग है रैंडमनेस, उससे क्या कनेक्शन है, आप ये कहो तो मैं समझ भी जाऊंगा कि सर इसका रैंडमनेस से क्या कनेक्शन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए, सर अगर इरिवर्सिबल लेते तो, रिवर्सिबल ही क्यों, इरिवर्सिबल लेते तो। आपके ये दो क्वेश्चन हैं, तो मैं कहूंगा आप पूरा समझ गए हो अच्छे से, तभी ये दो क्वेश्चन आए कि सर अगर इरिवर्सिबल लेकर आते, और क्या इस नंबर का रैंडमनेस से कैसे फील करें कि ये रैंडमनेस के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली इरिवर्सिबल क्यों नहीं लेना, इसका आंसर के लिए ही मैंने कल वाली क्लास रखी है। दैट इज ऑप्शनल, किसी ने करना हो मोस्ट वेलकम, नहीं करोगे ना कोई नहीं पूछने वाला। बेसिकली मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा पता क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको बताता, सीधा एंट्रोपी फंक्शन इज कैलकुलेटेड एज डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन, इसे एंट्रोपी चेंज कहते हैं, तो आप कितनी बार मेरे से पूछते हैं ये क्यों है, ऐसा क्यों है, कैसे है, कहां से आया। मैं कहूंगा कि भाई ये फंक्शन कहां से आया, कार्नोट से आया, राइट?
लेकिन अब यहां पे क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अगली क्लास में कि इसका रैंडमनेस से क्या कनेक्शन है, और अगर कोई ये पूछे कि इरिवर्सिबल क्यों नहीं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। पर आज की क्लास और कल वाली क्लास इट्स लाइक एन ऑप्शनल क्लास। अगर तो सीधा डाइजेस्ट कर सकते हो डेल्टा एस इज दिस, तो मैं कहूंगा गुड, वेरी गुड। पर अगर वाई, उसी के लिए आज और कल वाली क्लास आपको करनी पड़ेगी। फिर शिवम तुम्हारे क्वेश्चन पे जाएंगे लास्ट में, 2-3 क्लास के बाद ही आइसोबारिक ले लेते प्रोसेस। पर अब शिवम, अभी वैसे मैं एक शिवम का डाउट छोटा सा बता के आपको वाइड अप करूंगा, ध्यान से सुनना। शिवम कह रहे सर आपने आइसोबारिक प्रोसेस क्यों नहीं लिया? शिवम एक बात बता यार, जब ये स्टेट फंक्शन है तो साइकिल आइसोबारिक प्रोसेस से भी करवाया होता तो क्या फर्क पड़ता? जब ये स्टेट फंक्शन ही आ गया तो आप आइसोबारिकली एक्सपेंड कराते, आइसोकोरिकली कंप्रेस करते। मान लो कोई ये कह देता, विद इन ए मिनट में आपको छोड़ रहा हूं, अब अगर किसी ने ये कहा होता ना सर अगर कार्नोट ने ऐसे कराया होता प्रोसेस, ए से बी आइसोबारिक, मान लो प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2, बी से सी आइसोकोरिक, सी टू डी आइसोबारिक, और डी टू ए आइसोबारिक। दिस इज आइसोबारिक, दिस इज आइसोकोरिक। अगर ये भी कार्नोट ने करवाया होता तो भी अगर आप इस प्रोसेस में डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन करते, ये भी 0 आएगा। मैं आपको कल ये भी प्रूव करा दूंगा। इसलिए अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रोसेस कैसे करवाई, आप आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोबारिक आइसोकोरिक एक साइक्लिक प्रोसेस करा दो, पर सारे स्टेप रिवर्सिबल रखो। तो इस प्रोसेस के लिए भी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 आएगा। मैं कल की क्लास में स्टार्ट ही यहां से करूंगा। तो मैं कल वाली क्लास में 2 चीजें प्रूव करूंगा। क्या? अगर आइसोबारिक आइसोकोरिक हो तब भी ये नंबर 0 आएगा। अगर इरिवर्सिबल कार्नोट ने करवाया होता काम, फिर मैं ये बोलता अगर इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी कोई स्टेप इरिवर्सिबल हुआ होता, उस वक्त डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रेशन इरिवर्सिबल में ये 0 नहीं आता। मैं ये भी प्रूव करवाऊंगा ताकि आपको ये तसल्ली से फील हो कि एंट्रोपी फंक्शन में क्यों रिवर्सिबल लेना है, इरिवर्सिबल क्यों नहीं लेना। राइट? So with this, I hope you must have enjoyed the class. Going to end up the meeting. Thank you so much. Lecture definitely upload होगा।